जो जनरल थ्योरी है वो एक बार देख लो कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। तो इंटरफेरेंस अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है यार, इंटरफेयर करना। और इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी, कि एक ही मीडियम, एक सेम मीडियम में जब दो वेव ट्रेवल करती है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाती है। ठीक है, तो इसका पहले अगर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हो, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरफेरेंस, तो अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें जिसको हम लिख देते हैं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये इक्वेशन क्लास 11 में डिराइव की गई थी, इक्वेशन ऑफ अ वेव। Yes, sir. Yes, sir. एंड सपोज वी हैव अनदर वेव, ये जो दो वेव है वो उस वीडियो के दो बॉल्स थे, दोनों बॉल्स अलग अलग वेव क्रिएट कर रहे थे। तो दिस इज a2 साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, एंड सपोज कुछ फेज डिफरेंस है इनके बीच में फाई का। थ्योरी ये कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव सेम मीडियम में ट्रेवल करे तो जो कंबाइंड वेव होती है वो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करके मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो द कंबाइंड वेव विल बी y1 प्लस y2। कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी हमने क्लास 11 में यूज किया हुआ है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन Yes, की दो इक्वेशंस ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आती है। और इनको हम ऐड करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे, एक मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला और एक मेथड होता है फेज डिफरेंस वाला, मतलब फेजर मेथड, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट्स में यूज किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर करते हो आप y1 प्लस y2, तो आप इस ओमेगा टी माइनस के एक्स को फिलहाल अगर थीटा मान ले, सपोज ये थीटा है, तो y1 को लिख सकते हैं a1 साइन थीटा और y2 को लिख सकते हो a2, ये टर्म थीटा हो गया अगर, तो साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई को एक्सपेंड कर लें अगर, तो ये हो जाएगा a2 साइन थीटा कॉस फाई प्लस a2 कॉस थीटा साइन फाई। आ रहा समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड देन हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं कि a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस a2 साइन फाई इंटू कॉस थीटा। ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी विच इज a sin theta and plus b cos theta has a maximum value of root of a square plus Root b A square square। plus B square. तो यही चीज अगर हम यहाँ लगाए तो y की मैक्सिमम वैल्यू विच इज नोन एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बनेगा, और इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो इसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज कर ले अगर, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा बता देना अगर स्पीड ज्यादा हो तो कम कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ दिस फैक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस फैक्टर होगा ये a1 प्लस a2 cos फाई, इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर प्लस इस वाले फैक्टर का स्क्वायर। Yes. Yes, sir. Yes. जो और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगा करके देखोगे तो ये बन जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2A1 a1 a2 cos फाई, Yes. जो कुछ हद तक हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की याद दिलाता है पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है। कि कुछ ऐसा ही दो वेक्टर के रिजल्टेंट में आता था। ठीक है, यहाँ बिल्कुल तक सेम डेरिवेशन 11 में। हाँ Yes, बिल्कुल sir. सेम है।
बस रिवीजन कर रहे हैं, 5-10 मिनट हल्का सा रिवीजन करना है, फिर भी चालू कर देते हैं। एक्चुअली काफी पहले का टॉपिक था, 11th क्लास ऑफ 12th चल रही। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। नाउ अगर हम एक्चुअल में लाइट के केस में देखिए, मैकेनिकल वेव के केस में तो आप यहाँ पर A1 A2 लिखते हो, बट लाइट के केस में जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो ये बेसिकली E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos ऑफ I। डीपीएस बैच तो समझ सकता है क्योंकि उनके यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ बताया गया था कि क्या इक्वेशन बनती है, बट बाकी के लोग Yes, sir. ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम डिस्प्लेसमेंट ही यूज कर रहे हैं, बट लाइट के केस में मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ कि A1 और A2 विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन वेव 1 एंड वेव 2। हालांकि इस बात से हमारे पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, कहीं पर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता इस पूरी बात से। इसके बाद अगर हम कंडीशंस फाइंड आउट करना चाहें कि कौन सी कंडीशन पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी और कौन सी कंडीशन पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी, और कंडीशन पुट करना चाहते हैं फाई के ऊपर, जो फाई है उसकी क्या वैल्यू रखनी चाहिए ताकि ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम आ जाए। जीरो हाईएस्ट के लिए 0, मिनिमम के लिए 180। आर मैक्सिमम बिकॉज cos फाई कैन बी Plus मैक्सिमम one प्लस और 1, -1 रख दिया है। तो +1 रखेंगे जब cos फाई की वैल्यू +1। तो व्हेन cos फाई इज +1 r विल बी मैक्सिमम, और वो कितना आ जाएगा जब +5 रखोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू इज A1 plus A2 plus A2, and this type of interference called as constructive interference। Constructive interference. हाँ, दो वेव का ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये उसकी कंडीशन क्या बन रही है, cos फाई फेज +1 होना चाहिए दोनों वेव्स में। नहीं, तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सोल्यूशन पे चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सोल्यूशन में cos फाई इज +1, सो जनरल सोल्यूशन शुड बी 2n पाई, जी sir. 2n पाई, एंड इट कैन बी +-2n पाई। ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सोल्यूशन वाला चैप्टर देखो आप। यस सर। सो व्हेन द फेज डिफरेंस विल बी +-2n पाई, जिसमें n कोई इंटीजर है यहाँ। अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई जिसमें n कोई इंटीजर है, तो इस कंडीशन पर दोनों वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू A1 + A2। नोट कर लिया इस चीज को यार, हम लिख नहीं रहे। Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यस सर। जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक Yes. प्लेस व्हेन, हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस व्हेन द फेज डिफरेंस विल बी +-2n पाई, and constructive interference means the interference which gives highest possible resultant amplitude. Similarly, destructive interference is the interference where resultant amplitude is minimum. Destructive interference where the resultant amplitude is minimum. और वो आएगा जब cos ऑफ फाई की वैल्यू -1 लेंगे, और इसके लिए फाई कितना होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की जनरल सोल्यूशन पे जाएंगे, तो फाई की वैल्यू +-2n-1 पाई, मतलब पाई के ऑड मल्टीपल्स पे जाओ। फाई के ऑड मल्टीपल्स पर cos फाई की वैल्यू -1। Right, this is the condition for destructive interference, and the resultant amplitude will be lowest, और कितना होगा वो, so that minimum value of R will be -A2.
A2 हाँ। minus मॉड ऑफ A1 माइनस A2। देखा, दिख गया ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो ये तो बेसिक थ्योरी है कि ये देखो डेरिवेशन ऑलरेडी 11th में किया था, यहाँ सर उसको रिवाइज किया हमने। तो अभी हम खाली मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। मेन पॉइंट इज दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the phase difference should be plus minus 2n pi, and for destructive interference phase difference plus minus 2n minus 1 pi। अब ये चीज हमें पूरे चैप्टर में याद रखनी है। नोट कर लिया इसको भी? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने? ठीक, ये बात याद रखनी है Yes, sir. पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में यही लाइन हमको ध्यान रखनी है। और कल की क्लास में हमने फेज डिफरेंस का लॉजिक दिया था आपको कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस निकालने का जो तरीका है, 2.2 difference. तो वैसे तो फेज डिफरेंस मतलब जो फेज डिफरेंस है उसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल लेवल 2.2 पे चलो, difference in distances. हाँ एक्सट्रीमली फंडामेंटल पे जाओ आप, तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय द टू वेव्स। ये हमने बेसिक थ्योरी कल डिस्कशन की। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, और एक स्पेशल केस में, स्पेशल केस वो बना था हमारा कि अगर वेव हर डायरेक्शन में मतलब सिमिलर मीडियम्स हो, मतलब स्पीड ऑफ वेव सब जगह एक जैसी आ रही हो, तो फेज डिफरेंस का एक 2 स्पेशल pi केस by बन करके आया lambda था into 2 pi delta by x. lambda. इनटू पाथ डिफरेंस। Yes, sir. Yes. ये भी कल डिस्कस हुआ था कंसेप्ट। तो जो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस, वो तो इससे हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े मतलब एडवांस साइड की तरफ जाओ अगर आप, तो एक्चुअल कंसेप्ट यही वाला है। एंड पाथ डिफरेंस का क्या मतलब होता है, अगर बात की जाए कि पाथ डिफरेंस किस चीज को डिफाइन करते हो, So, तो जिस path source difference- से distances है उनका Particle का difference. source और distance. हाँ, कि अगर हमारे पास कोई सोर्स S1 है और एक दूसरा सोर्स S2 है, और S1 वाले सोर्स की वेव किसी पॉइंट P को टच करती है और S2 वाली वेव भी सेम पॉइंट P पर जाती है, तो तभी ये इंटरफेरेंस कहलाएगा। इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो अलग अलग सोर्सेस की वेव जब आ जाए। इंटरफेरेंस मतलब द टू वेव रीचिंग एट द सेम पॉइंट। तो मान लीजिए जाए कि सोर्स S1 वाली वेव X1 डिस्टेंस कवर करके आ रही है और S2 वाली वेव X2 डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम स्पीड से कवर की गई। बिकॉज तभी जब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम स्पीड से कवर की जाएंगी तभी ये वाला रिलेशन वैलिड है। अब आप यहां तक बताइए, पाथ डिफरेंस यहां पर लिखा जाएगा x2 माइनस x1। यहां तक सब कुछ आप डन करो तो आगे बताइए क्या लिखेंगे। अगर यहाँ तक का एक एक पॉइंट समझ आ गया Yes, sir. Yes, sir. तो आगे Yes, sir. Yes, sir. चैप्टर Yes. चैप्टर स्टार्ट कर PNP सकते हैं। भी वो क्यों रिलेशन वैलिड होगा? क्या चीज?
सेम स्पीड में रिलेशन वैलिड क्यों? ये कल डिराइव किया गया बच्चे, कल के क्लास के आखिरी में बिल्कुल डेरिवेशन हुआ इसका। ओके सर। हमने d1 by v1 और d2 by v2 करके एक रिजल्ट लिखा था, जिसका आंसर अभी ज्ञान दे रहे थे आपको। d1 by v1 माइनस d2 by v2 करके नहीं आते? यस सर। सबसे Yes, लास्ट sir. में यस सर देखिए उसी डेरिवेशन से यूज Sure, किया। yes. ठीक है, सो अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर में एंटर करें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes. sir. और देखिए, तो अगर आप कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पाथ डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? जैसे कि हमने ये लिखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस हमारा प्लस माइनस 2n पाई होना चाहिए, और फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो वो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? फॉर फेज डिफरेंस टू बी प्लस माइनस 2n पाई, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस से 2n पाई का टर्म लाने के लिए आपको पाथ डिफरेंस क्या रखना पड़ेगा? n lambda. N lambda lambda. plus minus. तो इट शुड बी प्लस माइनस n लैम्डा। समझ पा रहे हैं इसको? Yes. पाथ डिफरेंस प्लस माइनस, जब यहाँ पर आप प्लस माइनस से n लैम्डा रखोगे तभी तो फाई की वैल्यू प्लस माइनस 2n पाई आएगी। Yes, sir. और प्लस माइनस 2n माइनस 1 पाई लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा पाथ डिफरेंस की वैल्यू? 2n minus 1 lambda by 2. 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। बस इस चैप्टर का नोट्स तैयार हो गया। इस चैप्टर की नोट्स इतनी ही है, मतलब अगर ध्यान से देखिए। कोई क्वेरी है इसमें? बताइए, No, कोई sir. क्वेरी? No, sir. No, sir. चलिए No, अब sir. आते हैं, ठीक है, अब आते हैं, ये तो सब कुछ मैथमेटिकली था। फिजिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? फिजिकल मीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी, तो जो भी आप वेव का एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट साथ में, एक ड्रॉप साथ में मिल जाए जी, तो कंस्ट्रक्टिव amplitude इंटरफेरेंस का हो मतलब होता है कि अगर फर्स्ट वेव की क्रेस्ट और दूसरे वेव की क्रेस्ट ओवरलैप कर जाए, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट ओवरलैप कर जाती है या फिर ट्रफ एंड ट्रफ ओवरलैप कर जाती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। फॉर एग्जांपल कि अगर S1 कोई सोर्स है, S2 भी कोई एक सोर्स है, और ये काफी ज्यादा क्लोज है, बहुत एक्सट्रीमली क्लोज, मतलब इतने क्लोज है कि अगर 1 मीटर के डिस्टेंस से इनको देखा जाए तो आप S1 और S2 को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये दोनों एक जैसे पॉइंट दिखेंगे आपको, इतने क्लोज पॉइंट्स हैं। और अगर हमने कोई पॉइंट P चूज किया, मान लें, जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर आता हो, अ पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S1 एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S2, सेम डिस्टेंस पे, एंड सपोज वो डिस्टेंस 3 लैम्डा के बराबर है, तो S1 से जो वेव आएगी उसमें टोटल 3 ऑसिलेशन दिखाई देंगे। इफ इट इज 3 लैम्डा, देन एक वेव की लेंथ लैम्डा दिखाते हो, Yes. एंड दैट इज वेव लेंथ। लेंथ ऑफ वन वेव इज लैम्डा। 3 लैम्डा अगर टोटल है तो इसका मतलब 3 वेव दिखाओगे इसमें। Yes, और यही डिस्टेंस आपके S2 से भी है, तो यहां से भी हम 1 वेव, 2 वेव और 3 वेव दिखाएंगे। डायग्राम क्लैरिटी के लिए S1 S2 को काफी गैप पे दिखाया गया है, मतलब यहाँ पर गैप ज्यादा दिया मैंने जस्ट विजिबिलिटी के लिए। इमेजिन करो अगर आप ये S2 और S1 बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट्स होते, क्या ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे होते? Yes. Yes. yes, sir. Yes. Yes, sir. और इसको वेव में कौन सा पोर्शन बोलते हैं, क्रस्ट है या ट्रफ है?
ट्रफ। तो दोनों मतलब अगर ट्रफ कह लीजिए या प्लस माइनस कह लीजिए कि ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस माइनस, तो फर्स्ट वेव का माइनस और दूसरे वेव का माइनस, माइनस और माइनस कोइंसाइड कर जाएगी। Yes. एंड इसी को फिजिकली हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस टाइम पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी बन रही है? अगर देखा जाए तो इस टाइम पर पूछा जाए कि पॉइंट पी पर दोनों वेव के पाथ में क्या डिफरेंस है, तो हम कहेंगे दोनों का पाथ सेम है, दोनों का सेम पाथ है। जितना लेंथ ये कवर कर रहा है उतना ही लेंथ ये भी कवर कर रहा है। डिफरेंस इन पाथ इज जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो होगा, और वो हमको यहाँ पर सेटिस्फाई भी कर रहा है। n इक्वल टू जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ इमेजिन करें कि सेकंड सिचुएशन S1 और S2, और जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस होनी है, किसी पॉइंट पर इन दोनों की वेव इंटरफेयर करेगी। मतलब ये S1 से वो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 लैम्डा मान ले, और S2 से वो डिस्टेंस 4 लैम्डा मान ले, और लैम्डा दोनों का सेम है। तो S1 से आप नंबर ऑफ वेव जो दिखाओगे 3 वेव दिखाएंगे बिकॉज डिस्टेंस 3 लैम्डा है, और S2 से हम कितनी वेव दिखाएंगे? अगर S2 और पॉइंट P के बीच में 4 लैम्डा है, तो आप इस में एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ और 4 वेवलेंथ। क्या अभी भी S1 और S2 अगर काफी क्लोज कर दिए जाए तो दोनों के सिमिलर पार्ट, दोनों वेव के सिमिलर पार्ट्स ओवरलैप करते हुए नहीं दिखेंगे? दोनों के ट्रफ कोइंसाइड कर जाएंगे? Yes sir, करेंगे। Yes, sir. मतलब फर्स्ट वेव का माइनस पोर्शन और दूसरी वाली वेव का माइनस वाला पोर्शन, दोनों के नेगेटिव साइड कोइंसाइड कर रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अभी पाथ डिफरेंस कितना है? फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 है, सेकंड केस में डिफरेंस इन द पाथ पूछा जाएगा, लैम्डा। वो भी इसी का सॉल्यूशन है। n इक्वल टू 1 केस हो गया, 1 डाल के n इक्वल टू 1 से आएगा ये चीज। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ऐसे कितने भी एग्जांपल ले लो आप, फॉर एग्जांपल ये 3 लैम्डा होता और ये 5 लैम्डा होता, 2 लैम्डा का डिफरेंस होता अगर, तब भी आप देखोगे ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड कर जाएंगे। अब बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस लैम्डा के Yes, डिफरेंस sir. पर 2 लैम्डा के डिफरेंस पर 3 लैम्डा, मतलब लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल्स का पाथ डिफरेंस लोगे अगर, तो दोनों वेव के सिमिलर पार्ट्स का मतलब हो गया क्रस्ट एंड क्रस्ट या फिर ट्रफ एंड ट्रफ कोइंसाइड करेंगे, और इसी को फिजिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ है फिजिकली? Yes. ठीक, यस सर। चलिए नाउ एक केस आइए, सपोज पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रहा होता, यानी कि ये 4 लैम्डा की बजाय S2 वाले पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस 3.5 लैम्डा होता, तो हम कितनी वेव ड्रॉ करते हैं? देखो 1 2 सर एक का केवल क्रेस्ट आ रहा होता। और आधी वेव और दिखाते हैं, 0.5 लैम्डा और दिखा देते हैं। यस सर। ऐसे में क्या होगा, एक वेव का माइनस वाला पार्ट दूसरी वेव के प्लस वाले पार्ट से कोइंसाइड कर जाएगा, और ये डिस्ट्रक्शन कहलाता है। माइनस और प्लस मिलकर के डिस्ट्रक्ट हो गए, 0 हो गया वैल्यू। तो ऐसा तब होगा जब तक आपका ये डिफरेंस 0.5 लैम्डास में आएगा। 0.5 लैम्डा के पाथ डिफरेंस पर एक वेव का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ कोइंसाइड करेंगे, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हो। और डायग्राम्स खुद बना के देखो, अगर मैंने यहाँ 4.5 लैम्डा लिया होता, 5.5 लैम्डा लिया होता, 6.5 लैम्डा लिया होता, मतलब 0.5 होता आंसर में। जरा अपने आप सोच के देखिए, क्या तब भी ऐसा ही केस नहीं बनता? एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ कोइंसाइड करते। Yes.
तो जब लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स बनेंगे, मतलब कि पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा का हो, 1.5 लैम्डा का हो, 2.5 लैम्डा का हो, लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 3 इंटू लैम्डा बाई 2, 5 इंटू लैम्डा बाई 2, और वो इससे भी आएगा। यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते जाओ, n इक्वल टू 1 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 2 3 लैम्डा बाई 2, 3 n lambda. इक्वल टू 3 5 लैम्डा बाई 2। मतलब फिजिकली एक बात समझ में आई ना कि क्रस्ट और ट्रफ का मिलना जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्रस्ट एंड क्रस्ट और ट्रफ एंड ट्रफ का मिलना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट पार्ट है। और ये फिजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस में बहुत काम करती है। नाउ इमेजिन करिए दो सोर्सेस S1 एंड S2, टू सोर्सेस S1 एंड S2, and they are coherent sources. Consider two sources S1 S2 which are coherent. ये क्या होता है? कोहेरेंट सोर्सेस को बोलते हैं, मतलब जिनका फाई टाइम के साथ चेंज ना करे। राइट। यूं कह लीजिए दो सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी की, in a simple Yes, way, sir. two Frequencies are sources same. of the same frequency, they are coherent. Coherent sources मतलब the sources which have same frequency. अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, कैन, मतलब पहले तो यही देख लो, मतलब इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस और कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब वो दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और इनकोहेरेंट मतलब जिनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। और प्रैक्टिकली ये कहा जाता है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। मींस अगर हम दो अलग अलग बल्ब लगाएं और दोनों बल्ब सेम कंपनी की हों, सब कुछ आइडेंटिकल है, सेम पावर की हो, एवरीथिंग परफेक्टली सेम लगता हो हमें, इवन देन दे कैन नॉट बी कोहेरेंट। इंडिपेंडेंट दो सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते एज अ थियोरेटिकल फैक्ट। मतलब उनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही आएगा, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी को किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में नाम दिया गया है। सर ये तीन थोड़ा सा चीजें किस, सुनो भाई, एक समझना ही नहीं है इसमें। फ्रीक्वेंसी पार्ट किसी भी साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आता है, किसी भी साउंड वेव की। और दो अलग अलग सोर्स जो इंडिपेंडेंट है, मतलब आपस में कोई कनेक्शन, देखिए डिपेंडेंट सोर्स क्या है और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है ये भी समझो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, देखिए साउंड के केस में समझाया गया था ये चीज। साउंड के केस में आपको ये समझाया गया था कि अगर आप कोई सिस्टम लो और उस सिस्टम से कई सारे स्पीकर्स कनेक्ट कर दें, आप एक ही सिस्टम से मल्टीपल स्पीकर कनेक्ट करिए, तो ये दोनों स्पीकर्स प्राइमरी लेवल पर कनेक्टेड है बाय द सेम साउंड सिस्टम, ये कोहेरेंट कहलाएंगे क्योंकि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप ये काम नहीं कर सकते हो कि एक स्पीकर ऑफ कर दो और एक ये कर दो, दोनों का कनेक्शन एक के साथ है। जो वेव स्पीकर 1 से निकलेगी वही फ्रीक्वेंसी स्पीकर 2 से भी निकलेगी, बिकॉज दोनों का ओरिजिनल सोर्स कॉमन है।
और दो अलग अलग स्पीकर अगर होते जिनके कनेक्शंस अलग अलग सिस्टम से होते, वो आपके इंडिपेंडेंट स्पीकर कहलाएंगे। सो डिपेंडेंट सर ऐसे सोर्सेस तो मतलब बल्ब अगर पैरेलल होंगे तो वो भी होने चाहिए ना कोहेरेंट। फिजिकली वो अलग है ना यार, उनका प्राइमरी सोर्स एक कहाँ है, प्राइमरी सोर्स सेम कैसे है? बल्ब में जो लाइट निकलती है वो उसके फिलामेंट के हीट होने से निकलती है। दो बल्ब में दो फिलामेंट्स होंगे, अगर एक ही तो फिलामेंट जैसे की एक लाइट ट्यूनिंग फोक आप को दो यूज बल्ब करने में में भेज दो पाओ अलग तो वो अलग, आप क्या चीज? सर ऐसे कैसे एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके यूज करना दो अलग अलग चीजों में, या फिर दो अलग अलग ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करना तो अलग हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए जो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, दो स्लिट्स हम क्रिएट कर देते हैं और उन पर लाइट एक लेजर से डालते हो। मतलब अल्टीमेटली एक आपका मेन सोर्स होगा और उस मेन सोर्स से आप जितने मर्जी सेकेंडरी सोर्सेस क्रिएट करिए, क्या ये स्पीकर वेव फ्रंट के सेकेंडरी सोर्स जैसा काम नहीं कर रहे? Yes, sir. यस, आप मोबाइल में विदाउट हेडफोन गाना सुनिए तो आपके पास कितने स्पीकर है जहां से साउंड आएगा अगर विदाउट हेडफोन सुनते हो? ईयरफोन एक, और ईयरफोन लगा लीजिए तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों ईयर्स में आवाज जाती है। Yes, sir. तो क्या किया आपने, एक स्पीकर को दो स्पीकर में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर, नाउ दे आर कोहेरेंट, दोनों में हमेशा ही सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। और एक्चुअली होता क्या है कि जब ऐसी चीज होती है, मतलब दो इंडिपेंडेंट सोर्स और ये दो सोर्सेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, अगर आपने मेन सिस्टम ऑफ कर दिया तो ये भी ऑफ हो जाएगा और ये भी ऑफ हो जाएगा। अब होता क्या है, हम लोगों ने जो वेव की इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट वेव इक्वेशन, वो लिखी थी a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और दूसरे वेव की इक्वेशन a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिखा था, और हमने फाई को फेज डिफरेंस कहा था। एक्चुअल में अगर यहाँ ओमेगा 1 का टर्म होता और यहाँ ओमेगा 2 का टर्म होता, मतलब दोनों वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती। Coherent नहीं. नहीं, कोहेरेंट तो नहीं होते, बट उसमें फेज डिफरेंस क्या बनता हमारा? पहली बार सर ये ब्रैकेट तो फिर से पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। आप पूरा subtract याद करिए, क्लास 11 साइन फंक्शन के आगे आने वाले कंप्लीट टर्म को फेज कहा जाता है। Yes, sir. पूरा डिफाइन मतलब करते निकाल डिफरेंस और अगर निकालते हैं. और अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो वेवलेंथ भी डिफरेंट आएगी। सेम मीडियम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की सेम वेवलेंथ नहीं आ सकती। स्पीड ऑफ वेव इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, और वेव की स्पीड मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। Yes, sir. सेम मीडियम में चाहे जिस फ्रीक्वेंसी की वेव ले आओ, स्पीड सबकी कॉमन आएगी। क्लास 11th में जब हम पढ़ते थे कि एक स्ट्रिंग में वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। Yes, sir. तो क्या उस फॉर्मूले के साथ ये भी बताया गया था कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव का होगा? No, sir. फिर तो फ्रीक्वेंसी के तो मतलब है नहीं, इसका मतलब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव लाओ, स्ट्रिंग के अंदर स्पीड नहीं आएगी। तो अगर स्पीड सबकी सेम होनी है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो नेचुरल सी बात है लैम्डा भी डिफरेंट आएगा। Wavelength भी different हो तो जाएगी. उस केस में यहाँ k1 आता, यहाँ k2 आता, और तब हम फाई को फेज डिफरेंस नहीं बोलते, ये पूरा फेज ऑफ subtract वेव करते 1 है, ब्रैकेट को. ये फेज ऑफ वेव 2 है। हाँ जी। और ऐसे में अगर फेज डिफरेंस पूछा जाता तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, और जब दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट करते तो ये आता ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस k1 माइनस k2 मल्टीप्लाइड बाई x एंड प्लस 5। दिस टोटल वैल्यू विल बी फेज डिफरेंस, Yes, sir. जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। यानी कि दो वेव में अगर डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा
चेंज तो कर रहा है phase phase difference difference टाइम के साथ। डिपेंडेंट ऑन टाइम होगा, डिपेंडेंट ऑन टाइम। और अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस खत्म कर दो, आप सेम फ्रीक्वेंसी का यूज करो, जिस फ्रीक्वेंसी का ये है वही फ्रीक्वेंसी ये है। फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगी, तो इसको भी अल्टरनेट बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब जिनका फेज डिफरेंस टाइम के इंडिपेंडेंट रहे। फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट दैट इज कंसीक्वेंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम अपने आप आ जाएगा। और इनकोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, जिस वजह से फेज डिफरेंस लगातार चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज डिफरेंस। हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई इसकी? यस Yes, sir. Yes. तो इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखो, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने दो सोर्सेस कंसिडर किए, S1 S2। S1 S2 टू सोर्सेस विच आर कोहेरेंट। मतलब आप समझ गए कि कोहेरेंट का मतलब ये होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी की वेव S1 से निकलेगी, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की वेव S2 से भी निकलेगी। इमेजिन करें S1 और S2 के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, S1 S2 के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें आप। ये ऐसी लाइन है जो S1 S2 के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जा रही है। S1 और S2 से आने वाली वेव इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, क्या कोई पाथ डिफरेंस रहेगा उनमें? ये लाइन S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। No, sir. नहीं रहे. No, sir. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट P होता मान लीजिए, और वहां पर S1 से वेव आती और S2 से वेव आती, तो क्या कोई डिफरेंस इन पाथ होता उनके? No, sir. नहीं होता ना। नो No, सर। sir. तो इसका मतलब इस पूरे लाइन पर जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी? Constructive होगा. Constructive. So this is the line of constructive interference. Any point on this line, at any point on this line, there will be constructive interference. At any point on this line, the interference will be constructive. तो आप ये भी कह सकते हो कि this line is the locus. This line is the locus of all those points having zero path difference from S1 S2. ठीक है ये पॉइंट? यस अब अगर मैं S1 और S2 के बिल्कुल मिड पॉइंट से, S1 S2 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट से लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस ऊपर जाऊं, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस, S1 S2 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट से लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस ऊपर, और उस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ, पहले इस पॉइंट पर आइए, एट दिस पॉइंट S1 से जो वेव आएगी और S2 से जो वेव जाएगी उनमें पाथ का डिफरेंस क्या रहेगा? Lambda by 2. लैम्डा बाई 2 का आएगा। भाई इस इधर वाला पाथ लैम्डा बाई 4 छोटा हो जाएगा और इधर वाली पाथ लैम्डा बाई 4 ज्यादा हो जाएगी, तो डिफरेंस इन पाथ जब निकालोगे आएगा ये इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। यस Yes. Yes. और Yes, इस sir. थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस है? Destructive interference. Destructive. डिस्ट्रक्टिव तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेंटर लाइन, उससे लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और अगर मैं उस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक हाइपरबोला बनाऊं, जिस हाइपरबोला का फोकस S1 S2 हो, हाइपरबोला with focus at S1 and focus at S2. Conic sections में definition of hyperbola, it is the locus of all those points having same difference from two different points. मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही conic section बताते हो आप, S2P minus S1P अगर constant है, then the locus of a point P will be a hyperbola. Yes, sir. यस सर। यानी इस हाइपरबोला पे कोई और पॉइंट लेते आप, इस पॉइंट की बजाय कोई और पॉइंट ले लो आप ऑन द सेम हाइपरबोला, तो S1 से और S2 से जो डिस्टेंसेस आती उनका डिफरेंस, यहां पर तो आपको समझ में आ रहा है कि पाथ डिफरेंस λ/2 है, और ये पॉइंट जिस हाइपरबोला पे है, ये वाला पॉइंट भी सेम हाइपरबोला पे है। और हाइपरबोला की कोनिक सेक्शंस में मैथमेटिक्स में डेफिनेशन यही होती है कि अगर आप एक हाइपरबोला पे कई सारे पॉइंट्स चूज कर ले, तो S1 और S2 से जो डिफरेंस इस पॉइंट का होगा, दूसरे पॉइंट का भी सेम डिफरेंस आएगा। यानी इस हाइपरबोला के सभी पॉइंट्स पर किस तरीके का इंटरफेरेंस मिलेगा आपको? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। तो दिस हाइपरबोला विल बी लोकस ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। इस हाइपरबोला पे सभी आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए, जितने भी इंटरफेरेंस हैं इस पे सब डिस्ट्रक्टिव। So this is constructive, second one destructive. इससे λ/4 और ऊपर जाएगा, λ/4 डिस्टेंस और ऊपर जाए, एक्स्ट्रा λ/4, पहले λ/4 ऊपर आए थे और एक और λ/4 ऊपर गए। अब एट दिस पॉइंट S1 S2 का पाथ डिफरेंस लैम्डा का पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। और अगर यहां पर फिर एक हाइपरबोला बनाइए, तो इस हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स होंगे। सेम प्रोसेस सेंटर के नीचे के साइड भी दिखा सकते हो। सिमिलर हाइपरबोलास बिलो सेंटर दिखा सकते हैं, इस तरीके से करके। और अगर मुझे ये समझ आया, थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए नहीं है, टफ है कि तो हाइपरबोला सुन लिया आपने, तो हाइपरबोला सुनते ही आपके दिमाग में लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है इसमें। आ गया सर। रीजन समझ में आ रहा है? जितने भी Yes, sir. हाइपरबोलास बनाए हैं उनका फोकस पॉइंट S1 S2 है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे कितने हाइपरबोला बना सकते हो आप? मतलब ये जो हाइपरबोला हम बना रहे हैं ना, ये हाइपरबोला है, इसको आप बोलोगे इस हाइपरबोला के हर एक पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगी, और अगर इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उस हाइपरबोला के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स है। पूरे कर्व के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा मुझे। सपोज दैट S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस है, एज्यूमिंग S1 S2 की जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 2 लैम्डा है, मान लीजिए S1 S2 2 लैम्डा के बराबर। तो सेंटर से λ/4 के ऊपर एक हाइपरबोला, फिर λ/4 पर एक और हाइपरबोला, तो ऐसे λ/4 के गैप पर कितने हाइपरबोला बना सकते हो आप?
8 ये टोटल 2 8 लैम्डा है, सुनिएगा, टोटल इज 2 लैम्डा। तो सेंटर से S1 तक आपका लैम्डा होगा, उसमें लैम्डा बाई 4 पे एक हाइपरबोला, फिर लैम्डा बाई 4 पे एक और हाइपरबोला, और कितने हाइपरबोला बनेंगे ऊपर से एट द गैप ऑफ लैम्डा बाई 4। फिर ऊपर 4 नीचे 4 ऊपर भी 4 नीचे अभी आप ऊपर की बताइए, नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर वाला बताइए। ऊपर 4 4 लैम्डा बाई 4, फिर एक और लैम्डा बाई 4 आएगा। इस हाइपरबोला पे डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। फिर लैम्डा बाई 4 ऊपर जाओगे, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव होगा। एक मिनट, जो नेक्स्ट लैम्डा बाई 4 पे जाओगे, सोर्स के बाद जो लैम्डा बाई 4 पे अब जाओगे, तो क्या S1 को टच नहीं कर जाओगे? यस यस सर हाइपरबोला पॉसिबल है जिसका फोकस हाइपरबोलिक लाइन के ऊपर आता हो? नहीं हाँ सर। ऐसा कोई हाइपरबोला जो फोकस से क्रॉस होता हो अपने? मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी आप लोगों को शायद अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है शायद हाइपरबोलास की। नहीं जाता भाई वो। नहीं जाता सर अगर पास ही करेगा तो फोकस कहाँ से होगा? जी, तो वो जो अगला वाला पार्ट है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये वो लाइन होगी, क्योंकि इस लाइन पर अगर आप कोई पॉइंट चूज कर लें, अब ध्यान दो ना, अगर आप ये लाइन चूज करो और कोई पॉइंट इस लाइन पे ले, और S1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस और S2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस क्या बनेगा? डिफरेंस क्या बनेगा? 2 लैम्डा 2 लैम्डा का अब ध्यान दो, सेंट्रल लाइन वाज द लाइन वेयर द पाथ डिफरेंस वाज 0। इससे लैम्डा बाई 4 ऊपर गए जब, तो दिस इज हाइपरबोला विथ अ पाथ डिफरेंस ऑफ lambda by 2. Next one is the hyperbola with a path difference of lambda. Next one is the hyperbola with a path difference of 1.5 lambda. और इसके बाद एक हाइपरबोला आएगा जिसका पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, बट वो हाइपरबोला बनेगा नहीं, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये वो 2 लैम्डा होगा। और ऐसे ही सेंटर के नीचे तो आप बता सकते हो कि, और इस पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नाउ अब मुझे बताओ, ऊपर और नीचे मिला करके टोटल कितनी लाइंस ऐसी हैं जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बन गई, इंक्लूडिंग सेंटर? 5 सेंटर एक तो ये हो गया, इसके ऊपर एक हाइपरबोला है जो कंस्ट्रक्टिव है, यस इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, 2 कंस्ट्रक्टिव ऊपर है, एक ये कंस्ट्रक्टिव, एक हाइपरबोला कंस्ट्रक्टिव, और ऐसे ही 2 लाइन नीचे में 2 और एक सेंटर, यानी कि टोटल कितने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहे हैं यहाँ पर? 5। 5 तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, 5। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस कितने पॉइंट्स पर बनेंगे, मतलब कितने हाइपरबोला से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के? 4 4। तो ये हमारा बहुत बेसिक रूल होता है ये काउंट करने का कि कितने पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस आएंगी और कितने पॉइंट्स पर, पॉइंट नहीं इनफैक्ट लाइन पे, सॉरी पॉइंट तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन पर कितने पॉइंट्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नंबर ऑफ लाइंस विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये काउंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो आपको 2 सोर्स दिए गए हों, आप सबसे पहले S1 S2 का एक बाइसेक्टर तैयार करें, S1 S2 की बाइसेक्टर लाइन, उस लाइन पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी,
S1 S2 की बाइसेक्टर लाइन बनाइए जिस पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है ये चीज। यस और Yes, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेंटर से λ/4 आगे बढ़ते जाइए और हाइपरबोलास बनाते जाइए जो ऑल्टरनेटिवली डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बनते जाएंगे। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि दो सोर्सेस की वजह से कितने ऐसे कर्व आएंगे जिस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे और कितने ऐसे कर्व आएंगे जिस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां कहा जाए कि एक सर्कुलर स्क्रीन है और उस स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पर, स्क्रीन की सेंटर से सिमेट्रिकली, स्क्रीन के सेंटर से सिमेट्रिकली दो सोर्स हैं S1 S2 और इनमें डिस्टेंस है 2.5 लैम्डा का। और क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर स्क्रीन, number of points on the circular screen where interference will be constructive and the number of points on the circular screen where interference will be destructive. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S1 S2 का बाइसेक्टर बनाएंगे। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर कैसा इंटरफेरेंस आएगा, जो S1 S2। कंस्ट्रक्टिव। अब आप λ/4 डिस्टेंस के गैप पर, इससे λ/4 के गैप पर हाइपरबोला बनाइए, इधर भी, फिर λ/4 के गैप पर हाइपरबोला बनाइए। तो ऐसे कितने हाइपरबोला बनाओगे आप λ/4 के गैप पर, जबकि ये इंफॉर्मेशन दी गई है 2.5 लैम्डा, मतलब कि सेंटर से S2 तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये 1.25 लैम्डा है। टोटल 5 बनेंगे। 1.25 लैम्डा, एक मिनट को दिख नहीं रहा है। और 0.25 लैम्डा आगे बढ़ रहे हैं, फिर 0.25 लैम्डा आगे बढ़ रहे हैं, तो 0.25 सर 8 कितने? बनेंगे टोटल। नहीं, राइट साइड कितने बनेंगे? राइट साइड राइट साइड 4। λ/4 मतलब 0.25 लैम्डा, तो 0.25 लैम्डा पर एक, फिर 0.25 लैम्डा पर, टोटल 1.25 है। तो 0.25 के इंटरवल्स पर अगर हाइपरबोला बनाओगे तो 1 2 ऐसे करके और कितने बन जाएंगे, देखिए तीसरा भी बनेगा, एक चौथा भी बनेगा। चौथा वाला सेंटर से कितना दूर होगा? फोर्थ हाइपरबोला सेंटर से लैम्डा डिस्टेंस। लैम्डा। इसके बाद वाला हाइपरबोला सर उस पॉइंट से पास कर लाइन जाएगा। बनेगी। पास कर वो लाइन बन जाएगा। वो S2 की एक लाइन हो जाएगी, हाइपरबोला नहीं। S2 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, वो हाइपरबोला नहीं बन सकती। तो सेंटर के कंस्ट्रक्टिव, फिर ऑल्टरनेट चलिए, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऑल्टरनेट करते जाइए। कितने पॉइंट्स हो गए? एक पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, दूसरा पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, 1 2 3। सिमेट्री से 3 इधर भी आएंगे, सिमेट्री से 3 इधर भी जाएंगे और 3 इधर आएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे टोटल कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स? 5। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। 10 हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव 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 ये हो गए। तो 5 होंगे कंस्ट्रक्टिव। 5 ही होंगे।
5 होंगे सर। लाइंस 5 होंगी, लाइंस 5 होंगी, लाइंस मैं 5 point होंगी, पूछ पॉइंट पॉइंट्स रहा हूँ। डबल बस पॉइंट पूछ रहा हूँ। सर्कल के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स? 10 टोटल 10 होंगे। 10 होंगे। 10 होंगे 10 सर। होंगे। 2 इधर हो गए, ये 2 इनके सिमेट्रिक, 2 नीचे 4, और ऐसे ही लेफ्ट साइड पे 4, 8, और एक ये जो सेंटर वाली लाइन है, टोटल 10। और डिस्ट्रक्टिव कितने होंगे इसमें? वो भी 10 होंगे। ध्यान से गिनो, सर 8 होंगे। वैसे ध्यान से करिए ना। यस एक सर। डिस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव, ये 2 तो ये हो गए। 2 ऐसे होंगे तो 2 2 2 चारों क्वाड्रेंट मिलाकर के 8 हो जाएंगे। किसान 2 लाइन से हो जाएंगे तो 10। 2 दो लाइंस लाइंस के भी हैं। 10 9 इधर और एक इधर, 10। हाँ 10 तो 10 हो कंस्ट्रक्टिव, 10 जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव, 10 10 आएंगे। तो ये पहला कंसेप्ट है, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड द नंबर ऑफ मिनिमास। उनकी काउंटिंग करने का जो तरीका है, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड नंबर ऑफ मिनिमास ऑन अ गिवन स्क्रीन। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है कि S1 एक सोर्स है, S2 भी एक सोर्स है, और इनके सामने एक स्क्रीन है रनिंग फ्रॉम y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू y इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट लेंथ की स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। given that S1 S2 is 4 lambda, find the number of points of constructive interference on the screen, find the number of points of destructive interference on the screen. सेम प्रोसेस, S1 S2 की बाइसेक्टर बनाओ पहले। ये कौन सा पॉइंट इंटरफेरेंस होगा जो बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 बना रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। इसके ऊपर लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस ऊपर एक हाइपरबोला बने, ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। इधर लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लैम्डा बाई 4 का गैप है, आगे लैम्डा बाई 4 का गैप नहीं है, और लैम्डा बाई 4 ऊपर जाएंगे तो एक और हाइपरबोला कंस्ट्रक्टिव। कितने बनेंगे? लैम्डा बाई 4 के हाइपरबोला ऊपर बनेंगे, 7 बनेंगे लाइन सर। बनेगी। 7 ऊपर 7 नीचे। हाइपरबोला टोटल 7 बनेंगे। यस सर ऊपर 7 ऊपर 7 7 नहीं। यस तो 7 हाइपरबोला और एक स्ट्रेट लाइन में तो बनेगी ये वाली, स्ट्रेट लाइन। यस सर। जी ये भी सर। कंस्ट्रक्टिव होगी ना, चेक करना, ये कंस्ट्रक्टिव आएगी। यस ऑल्टरनेट चलना है आपको। कंस्ट्रक्टिव। तो ऊपर टोटल 7 हाइपरबोलास होंगे जो ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेंगे। तो कितने होंगे लेकिन टोटल? स्ट्रेट लाइन को काउंट कहाँ करते हैं हम लोग? टोटल 7 काउंट नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन होंगे कितने? स्क्रीन पे 7 पॉइंट्स आएंगे टोटल। तो अगर ये 7 हाइपरबोलास हैं और उसमें से 3 मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टिव होंगे, 3 डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। सर 4 डिस्ट्रक्टिव 4 डिस्ट्रक्टिव 3 4 डिस्ट्रक्टिव लाइन। सॉरी 4 डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव 3 आएंगे ना। यस यस सर। यस सर। पहला हाइपरबोला है वो डिस्ट्रक्टिव है, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टिव होगा, फोर्थ वाला कंस्ट्रक्टिव होगा, सिक्स्थ वाला कंस्ट्रक्टिव होगा। यस 3 कंस्ट्रक्टिव ऊपर और 3 कंस्ट्रक्टिव नीचे, और एक सेंटर वाला, 7 कंस्ट्रक्टिव। 7 और डिस्ट्रक्टिव में फर्स्ट हाइपरबोला, थर्ड हाइपरबोला, फिफ्थ हाइपरबोला, 7th हाइपरबोला, 4 ऊपर 4 नीचे, 8। इस कंस्ट्रक्टिव को काउंट इसलिए नहीं कर रहे हो
क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं जा रहा है, स्क्रीन पे नहीं है। स्क्रीन पे नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 7 कंस्ट्रक्टिव, 8 डिस्ट्रक्टिव। कुछ क्लियर हुआ काउंटिंग कैसे करनी है? यस Yes. यस सर। चलिए, इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE which is यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो आपको वीडियो भेजी थी ना उसमें स्लिट्स भी देखे थे आप लोगों ने, एक में 4 स्लिट दिखाई गई, यस एक सेकंड वीडियो सर, में 4 उनके स्लिट 2 स्लिट्स के बीच में Pairs डिस्टेंस में थे बढ़ता सर। चला जा रहा है। और बड़ा अजीब सा पैटर्न आया होगा उसका। पहली बात, स्लिट यस सर। स्लिट एक लाइन के फॉर्म में होगा। यस जी, तो अगर क्योंकि अब हम तो डायग्राम से दिखाएंगे, लेकिन उसको देखा होगा तो कुछ ऐसा फिगर था, मतलब एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल टाइप की चीज रही होगी इस टाइप से, और उसमें यहां पर एक स्लिट है और एक स्लिट ऐसी होगी। जो आपको वीडियो भेजा था उन्होंने वर्टिकल स्लिट दिखाई थी। यस सर। 4 वर्टिकल, एक ऐसे ही रेक्टेंगुलर पीस सामने दिखा रहे थे। हाँ, विद 4 स्लिट्स। तो स्लिट्स का मतलब एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड टाइप, मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर 2 पतले पतले नैरो से ओपनिंग है, मतलब इनके थ्रू लाइट आर पार हो जाएगी। स्लिट का मतलब जो लाइट आप भेजोगे वो आर पार चली जाएगी और बाकी के पोर्शन से लाइट ब्लॉक कर दी जाएगी। और इनके सामने बिल्कुल पैरेलल स्क्रीन रखी जाएगी, एग्जैक्टली इसके पैरेलल में स्क्रीन, इनफाइनाइटली लार्ज स्क्रीन। और स्लिट्स की बैक साइड से, स्लिट्स की बैक साइड से लेजर के थ्रू लाइट भेजते हैं। उन्होंने जो लेजर यूज किया था वो रेड कलर का लेजर यूज किया था। कनेक्ट कर पा रहे हैं वीडियो को और डायग्राम को? यस सर। यस सर। लेजर का यूज करने का पर्पस ये होता है कि लेजर सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है, मोनोक्रोमैटिक सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट। अगर आप एक ऑर्डिनरी बल्ब और टॉर्च ले लोगे तो टॉर्च की जो लाइट होती है उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाती है उसमें, सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव नहीं आएगी। अगर हम नॉर्मल टॉर्च की लाइट यूज करें, सर जैसा पहले वाले में दिखा रहे थे, लाइट ले रहे थे सर, तो उसमें पहले वाले स्पेक्ट्रम। हाँ हाँ, रेनबो टाइप का थोड़ा सा दिखा। जी जी। बेसिक एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। बेसिक एक्सपेरिमेंट्स में साइज ऑफ स्लिट्स विल बी परफेक्टली आइडेंटिकल, मतलब जितना इसकी विड्थ है सेम विड्थ इसकी होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी सेम इसकी भी होगी, आइडेंटिकल है, मतलब एक तरीके से जेरोक्स कॉपीज है। और होता क्या है इसमें फिनोमेना कि जो लाइट यहां से भेजी जाती है उसमें से कुछ लाइट स्लिट 1 से बाहर आती है और कुछ लाइट स्लिट 2 से बाहर आती है। ये 2 स्लिट्स लाइट को फर्दर आगे पास करते हैं, और क्योंकि इन दोनों स्लिट्स से जो लाइट बाहर आने वाली है उसका प्राइमरी सोर्स कॉमन है। एक्चुअल में सोर्स ऑफ लाइट लेजर थी और वो लाइट इधर और इधर से पास हो रही है, तो ये कोहेरेंट स्लिट्स माने जाएंगे। स्लिट्स कोहेरेंट हो गए क्योंकि इनमें जो लाइट निकल रही है वो फंडामेंटली एक ही लाइट थी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। सोर्स से आ रही जी, तो इस तरीके से कोहेरेंट सोर्स तैयार किए हम लोगों ने, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट स्लिट 1 से निकलेगी एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्लिट 2 से भी निकलेगी, और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज वही होंगी जो लेजर की फ्रीक्वेंसी।
और फिर ये जो लाइट्स होंगी, मतलब स्लिट 1 से आने वाली लाइट और स्लिट 2 से आने वाली लाइट, स्क्रीन के किसी पॉइंट पर थोड़ी सी लाइट स्लिट 1 से आएगी, थोड़ी सी लाइट स्लिट 2 से भी जाएगी, और यही कहलाता है इंटरफेरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव। स्लिट 1 की लाइट किसी पॉइंट पर और स्लिट 2 की लाइट भी उसी पॉइंट पर जब जाएगी, तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग स्लिट्स की जब लाइट आएंगी तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगी, और पॉइंट पी की लोकेशन के हिसाब से, पॉइंट पी की लोकेशन के हिसाब से कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हम लोग को पूरे चैप्टर में यही पढ़ना होता है कि स्क्रीन की वो कौन कौन सी लोकेशंस होंगी जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और स्क्रीन के कौन कौन सी लोकेशंस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और इसका एविडेंस लैब में पैटर्न के थ्रू होता है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के बाद एक पैटर्न दिखाया होगा ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस का, ब्राइट और डार्क। इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया। हाँ, ग्राफ तो बाद में बनेगा, पहले ब्राइटनेस दिखाई होगी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा ब्राइट कलर का रेड स्पॉट आया था, फिर बीच में अंधेरा हो गया था। डार्क अगर हो आप गया, ध्यान फिर से देखना, ब्राइटनेस हुई बट कम हो गई। ब्राइट डार्क, उसी को हम अभी यस सर। उसी को फ्रिंजेस कहेंगे, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। यस तो ये तो सेटअप था, ये इस तरीके का सेटअप है। बाकी इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम जो बनता है हमारा, ये तो हमने वैसे समझाया है कि किस तरह इंटरफेरेंस में होता क्या है। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम वो कुछ ऐसे होगा। आप सिंपली ऐसे करके दो स्लिट्स दिखाओगे S1 S2, सामने एक पैरेलल लाइन दिखाओगे जिसको स्क्रीन कह रहे हैं, और यहां से एक सिंगल सोर्स, अ सोर्स ऑफ लाइट जो कि लेजर था वो, और हमने ये मान लिया कि दोनों स्लिट्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी का है और स्लिट्स से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल डी की है। और यहां पर बेसिक थ्योरी कौन सी काम करती है देखें। हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से सोर्स की जो लाइट होगी वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। सोर्स अगर पॉइंट का है, अगर पॉइंट सोर्स यूज कर रहे हैं तो इसके अराउंड स्फेरिकल वेव फ्रंट आएंगी। यस और अगर हमारा सोर्स S1 और S2 से सिमेट्रिकली लोकेटेड हो, सोर्स की लोकेशन S1 और S2 से सिमेट्रिकल है, तो जिस वेव फ्रंट पर S1 होगा एग्जैक्टली उसी वेव फ्रंट पर S2 भी होगा। इफ S1 S2 आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, यानी कह रही है सोर्स जो है वो S1 S2 के बाइसेक्टर पर रखा गया हो, तो S1 और S2 सेम वेव फ्रंट पे आएंगे, और सेम वेव फ्रंट पे आने का मतलब ये हुआ कि S1 के ऑसिलेट करने में और S2 के ऑसिलेट करने में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ द वेव फ्रंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स आर इन द सेम फेज। और हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे ऑल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्सेस। यस यस तो S1 और S2 आर नाउ टू सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्स एक है, S1 S2 दे बिकम सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेस, और ये वेवलेट्स एमिट करेंगे। स्फेरिकल वेवलेट्स, S1 से स्फेरिकल वेवलेट्स इस तरीके से बाहर जाएंगी, S2 से स्फेरिकल वेवलेट्स बाहर आएंगी, और इस डायग्राम को और अगर एक्सटेंड करें और बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत बढ़िया पैटर्न बनता है अगर आप इसको प्रॉपर स्केल के साथ बनाएं। मतलब इतना अच्छा डायग्राम बनेगा आपको कि बिना मैथमेटिक्स लगाए ही आप समझ जाओगे इंटरफेरेंस में क्या होता है।
सिर्फ एक काम करिएगा, मान लीजिए 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का फर्स्ट सर्किल, 10 मिलीमीटर का दूसरा सर्किल, 15 मिलीमीटर का तीसरा सर्किल, 20 मिलीमीटर का चौथा सर्किल, और सेम यहां पर बनाइए आप प्रॉपर स्केलिंग यूज करके। जब आप बनाओगे विद प्रॉपर स्केल, तो जो वाटर वाला वीडियो देखा था आपने, पानी वाला, यस सर, उसमें वैसे से लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा था, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही। और एक की वेवलेट दूसरे के वेवलेट को क्रॉस कर रही है। जब दोनों की वेवलेट क्रॉस करेंगी तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। जहां जहां सर्कल्स कट कर रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंसेस। ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बनेंगे इन सर्कल्स के, दे आर लाइक पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंसेस। ठीक है। यस यस सर। तो इंटरफेरेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच में पूरी स्पेस में मिलेगा, पूरे स्पेस में इंटरफेरेंस। स्लिट और स्क्रीन के बीच में जितना भी स्पेस है उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों की वेवलेट्स इंटरफेयर हो रही है। हमको पता ये लगाना है कि कहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है और कहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। मैं ट्राई करता हूं, देखो मान लीजिए जो पहली वेवलेट है, फर्स्ट वेवलेट, वो λ/4 रेडियस की है। सेकंड वेवलेट λ/2 रेडियस की, थर्ड 3 λ/4 की, और फिर लैम्डा की। नीचे भी ऐसे ही है, फर्स्ट वेवलेट λ/4 रेडियस की, λ/2 की, 3 λ/4 की, और लैम्डा की। हमारे डायग्राम में कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, आपसे पूछ रहे हैं, फोकस करके बताना। जहां पर ये चौक, अभी जहां पर ये चौक रख रहा हूं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट S1 की कौन से, S1 की जिस वेवलेट पर है उसका रेडियस क्या है? ये पॉइंट S1 के जिस वेवलेट, λ/2 और S2 के जिस वेवलेट पर है उसका रेडियस। लैम्डा लैम्डा पाथ डिफरेंस क्या होगा? λ/2। ये डिस्ट्रक्टिव है कंस्ट्रक्टिव है? यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पर पानी गायब हो जाएगा। तो नोड और एंटी नोड दिस, वो नहीं है, तुम परेशान हो जाओगे बच्चे। इंटरफेरेंस को हल्के में ना लीजिए, फिर बोल रहा हूँ, इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स का रोटेशनल चैप्टर है। सर मतलब मैं एनालॉग ले रहा था, कुछ ऐसा उस तरह से। कोई जरूरत नहीं उसकी। नेक्स्ट पॉइंट, बात मानो बच्चा, जरूरत नहीं है, इतनी देर में लोग इंटरफेरेंस का चैप्टर खत्म कर देते हैं। अगला पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, S1 के कौन से वेवलेट पर है? λ/2 3 सॉरी 3 λ/4। S2 के पाथ डिफरेंस λ/4 न कंस्ट्रक्टिव है न डिस्ट्रक्टिव है। तो जरूरी नहीं है कि आपको दो में से कोई एक मिले। अब जहां पे पॉइंट रख रहा हूं, एक्सट्रीम केसेस है जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको, ये देखिए, ये दोनों के कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 0 हो गया। ठीक है। तो अब इसके आगे अपना ड्राइंग अपने आप करिएगा, मैं फिर बोलूंगा कम से कम 10 वेवलेट्स बनाइएगा आप। थोड़ा सा बड़े पेपर पे डायग्राम बनाओगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। 10 वेवलेट्स ऐसी बनाइएगा और 10 ऐसे बनाइएगा, तो कई सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे।
यस कई सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे और एक गारंटी मैं दे रहा हूँ इसकी, अगर ज्योमेट्री से बनाओगे तो सेम पाथ डिफरेंस वाले जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, सेम पाथ डिफरेंस वाले जितने भी पॉइंट्स, जैसे कि कोई ऐसा पॉइंट जो S1 की फर्स्ट वेवलेट और S2 की थर्ड वेवलेट के इंटरसेक्शन पे हो, S1 की फर्स्ट वेवलेट और S2 की थर्ड वेवलेट के इंटरसेक्शन पे, और S1 की थर्ड वेवलेट और S2 की फर्स्ट वेवलेट के इंटरसेक्शन पे भी हो। दूसरा पॉइंट, क्या उनमें सेम पाथ डिफरेंस नहीं होगा? इंटरसेक्शन बिटवीन द फर्स्ट वेवलेट ऑफ S1 and third wavelet of S2 and third of S1 first of S2, सेम डिफरेंस नहीं होगा पाथ का? यस सर तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, जब आप उनको फ्री हैंड से कनेक्ट करोगे तो आपको हाइपरबोलिक कर्व दिखेगी। और यही थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि हाइपरबोलिक लाइंस पे आते हैं, जितने भी सेम पाथ डिफरेंस वाले पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस होंगे उनका लोकस हाइपरबोला बनेगा। तो इस तरीके से हमारा कहना ये है कि इंटरफेरेंस इन वेवलेट्स के आपस में कट करने की वजह से आता है, और उस वीडियो में यही डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि ओरिजिनल YDS नहीं था। तो इस तरीके से और भी वेवलेट्स प्रोपोगेट करती जाएगी, इधर वेवलेट आएगी, फिर यहाँ से एक वेवलेट बढ़ेगी और इंटरसेक्शंस होंगे, ये इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, कहीं कुछ भी नहीं होगा, इस तरीके से। एंड फाइनली जब हम इन सबको स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, लाइक मान लो आपका स्क्रीन ऐसे कुछ है, तो कोई पॉइंट स्क्रीन पर आपको दिखेगा ऐसे करके, फिर एक और पॉइंट स्क्रीन पर दिखेगा, फिर एक और पॉइंट स्क्रीन पर दिखेगा। तो स्क्रीन पर ऑल्टरनेट पॉइंट्स दिखेंगे जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये तो हो गया वीडियो से रिलेटेड बात। आगे बढ़े और यस 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 मैं बात फिर कह रहा हूँ यार, अगर वाकई में समझना चाहते हो तो डायग्राम जरूर बना लेना, और बाद में कलर करके अपने रूम में लगा लीजिएगा उसको। नाउ आते हैं इसका, ये अगेन फिजिकली समझाया गया कि इंटरफेरेंस क्या है। नाउ फाइनली मैथमेटिकली इसको कैसे बोला जाएगा, सब कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्म में ना। तो चलो फाइनली अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप की डेरिवेशन कुछ ऐसे दिखाते हैं कि S1 से कोई एक, अभी मैंने आपको सब कुछ वेव फ्रंट के फॉर्म में दिखाया था, अब मैं सब कुछ रे के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, यानी कि वेव के फॉर्म में। पिछला डायग्राम वेव फ्रंट के फॉर्म में था, अब वेव के फॉर्म में, यानी रे डायग्राम टाइप की चीज। ये दो लाइट वेव S1 की तरफ गई और S2 की तरफ गई, और मान लीजिए सेंटर से ऊपर कोई पॉइंट है P, इधर एक वेव आई और ये वेव इधर चली गई। यानी कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, जहां पर S1 और S2 दोनों की वेव एक दूसरे के साथ मीट करेगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ये पॉइंट P एक्चुअल में किसी हाइपरबोला पे होगा, और ये पॉइंट P एक ऐसे हाइपरबोला पे होगा जिसका फोकस
कौन से पॉइंट्स बन रहे होंगे? पॉइंट पी की लोकेशन एक हाइपरबोला के ऊपर है, लोकस और उस हाइपरबोला के फोकस पॉइंट्स कौन से बन रहे होंगे? सर S1 S2 S1 and S2. S1 S2। थोड़ी से मैथ्स में जाना पड़ेगा फिर से। तो तभी वो जब एक ब्राइट स्पॉट के बाद दूसरा ब्राइट स्पॉट थोड़ा सा डिमिनिश्ड होता है। जी, मैथमेटिक्स में अगर आप हाइपरबोला दिखाओ तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से हम हाइपरबोलिक लाइन दिखाते हैं मैथ में, ऐसे को दिखाते ना यार, हाइपरबोला की लाइंस। अब एक चीज सुनो जरा, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, एक तरीका ये दिखाने का और एक तरीका ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप ऐसे भी हाइपरबोला दिखा सकते हो। तो इसमें हमारा S1 पॉइंट यहाँ पर होगा और S2 पॉइंट यहाँ होगा। ये बताइए, अगर मैं इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं, हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, तो क्या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से पास होगा? टेंजेंट टू द हाइपरबोला, क्या जरूरी है कि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से पास हो जाए? नो No, sir. नहीं आएगा। लेकिन अगर वो हाइपरबोला फार अवे हो जाए, काफी दूर चला जाए, बहुत दूर हो, और वहां पर टेंजेंट बने, Yes, sir. तब इनफैक्ट इसी को एसिम्पटोट्स कहते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। Yes Yes, sir. तो अगर हमारा ये स्क्रीन बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे अगर स्क्रीन को माना जाए, एंड पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन अ हाइपरबोला, टेंजेंट टू दैट हाइपरबोला, जिस हाइपरबोला पे ये पॉइंट P लोकेटेड है, उस हाइपरबोला का टेंजेंट S1 S2 के मिड पॉइंट से पास करेगा, और इसीलिए बुक्स में ये लाइन ड्रॉ की जाती है एट थीटा एंगल। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। क्या चीज? सर इसमें मतलब वो टेंजेंट इस चीज पे। सुनिए भैया, मैथ इंप्रूव करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, एक हाइपरबोला पे किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताओगे? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, उसको बताने का तरीका बताइए क्या है? कार्टेशियन फॉर्म या पोलर फॉर्म? मतलब x, y बनाओगे या r, थीटा बताओगे? x, y। और अगर मैं कहूँ कि हाइपरबोला पे एक पॉइंट काफी दूर है, मतलब इन्फिनिटी के आसपास है, अ पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, अब उस पॉइंट की लोकेशन कैसे डिस्क्राइब की जाएगी? थीटा के कैसे टर्म बताओगे? पॉइंट P जो फार अवे है, उसको उसकी लोकेशन तो आप उसके टेंजेंट के स्लोप से बताओगे ना? Yes, sir. Tangent का slope निकालो। तो मैं इसीलिए थीटा को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पॉइंट P की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके सर। जी, मतलब हम कार्टेशियन सिस्टम यूज नहीं कर रहे, x, y यूज नहीं कर रहे। मैं उसमें कोई फिजिक्स नहीं इन्वॉल्व हो रही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थीटा का यूज करने का मेरा मतलब हमारी मजबूरी है भाई। जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस है वो हाइपरबोला पे काफी ज्यादा दूर है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, फार अवे। सर जी सर, आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पॉइंट पी पे या फिर कंस्ट्रक्टिव हो रही है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो नहीं रही है, नहीं, वो नहीं बताया है, वो नहीं बताया है। तो सर फिर कैसे कह सकते हैं कि हाइपरबोला पे होगा ही होगा? अरे भैया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, कोई भी इंटरफेरेंस होगा अच्छा सर, तो मतलब कोई रैंडम माना हुआ है? रैंडम पाथ डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा ना। यस सर, बिल्कुल। जी, सो ये तो पहले रीजन है, मैं फिर ये रीजन भी कहीं एक्सप्लेन है कि थीटा क्यों इंट्रोड्यूस किया आपने, मतलब क्या प्रॉब्लम था थीटा बता दी, थीटा को लाई क्यों? सो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट P will be described in terms of this theta value.
और उसका रीजन ये है। So in terms of theta now, in terms of theta, what is the path difference at point P? In terms of theta, path difference at point P. तो simply path difference at point P, path difference at point P, S2P minus S1P होगा। S2 वाली वेव का पाथ और S1 वाली वेव का पाथ, उसका डिफरेंस S2P माइनस S1P। ध्यान दीजिएगा, ये फार अवे है और वीडियो इसलिए भेजी थी, दोबारा देखो जाकर के उसको। फार अवे का मतलब लेबोरेटरी में, लैब के अंदर ये डिस्टेंस मीटर्स में जाती है। यस सर, वो जैसे बहुत लंबी टेबल थी, उसके एक एंड मतलब दोनों एंड्स पे एक एक थी जी, और ये मिलीमीटर्स में, मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस है ये मिलीमीटर्स में आते हैं। यहां पर एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन काम करने जा रहा है। S1 से S2P के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उसको M नाम दे दें। ये बताओ, S1 S2 एक नेग्लेजिबल लेंथ है, नेग्लेजिबल लेंथ। यस सर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा ये भी नेग्लेजिबल लेंथ का होगा। यस सर। यस सर। S1PM, S1PM ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। S1PM वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लिख सकते हैं कि S1P स्क्वायर विल बी S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। जब S1M नेग्लेजिबल वैल्यू है तो स्क्वायर और ज्यादा नेग्लेजिबल वैल्यू आएगी। यस सर। So first approximation, S1P nearly equal to PM. Then delta X, which is S2P minus S1P, और S1P nearly PM है। तो S1P की जगह अगर PM रख दो आप यहाँ पर PM, तो ये बन जाएगा S2P S2M माइनस PM, S2M बचेगा, S2P माइनस PM। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली बचेगा S2M। और अगर ये स्मॉल d डिस्टेंस है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जा रहा हूं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ये एंगल थीटा बन रहा है अगर, तो इसके एडजेसेंट यहां पर एंगल कितना बनेगा? ये जहां पर मेरा चौक मूव कर रही है, इस एंगल, 90 ये थीटा बोला है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। और ये ध्यान है ना, ये S1 S2 बहुत ही नियर पॉइंट्स हैं, इतने ज्यादा नियर पॉइंट्स हैं कि लगभग कोइंसाइड करते हैं, ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हैं, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। आपको एक्चुअली समहाउ ये पता लगाना है कि ये एंगल कितना बनेगा। एंगल M S1 S2, M S1 S2 एंगल कितना होगा? एंगल M S1 S2
सर किसके टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। एंगल एम S1 S2 की वैल्यू कितनी होगी? और ये एंगल अभी भी आपने बोला जहां पर चौक मूव कर रही है, ये एंगल 90 माइनस तो ऑलमोस्ट थीटा ही होगा। और इसके बगल वाला थीटा लगभग ही 90 होगा। होगा। इसके बगल वाला ये एंगल लगभग 90 होगा। ऑलमोस्ट थीटा ही। तो ये एंगल नियरली थीटा है। और अगर ये नियरली थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब यूज करेंगे फॉर द ट्रायंगल S1 S2 M, S1 S2 M ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज करें तो S2M नियरली D मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा है। डी साइन थीटा। यस यस। बस ये हो गया आपका डेरिवेशन, दैट पाथ डिफरेंस विल बी D sin थीटा। लॉजिक किसी को नहीं मालूम है कि हम पाथ डिफरेंस को थीटा के फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं। और इतनी जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो इसीलिए बताई गई थी कि हमें थीटा की जरूरत क्यों पड़ रही है इस क्वेश्चन में पॉइंट पी की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि पॉइंट पी एक ऐसे हाइपरबोला के पर है जो काफी दूर है सेंटर से, ओरिजिन से बहुत दूर जा रहा है वो हाइपरबोला, जिसका एक टेंजेंट और टेंजेंट एक हाइपरबोला पे जब बहुत दूर से बनाओगे तो वो ओरिजिन से ही जाके मिलेगा और उसी टेंजेंट की स्लोप के फॉर्म में लोकेशन बताई जाती है इसकी। इसीलिए हम सारी कैलकुलेशन थीटा के फॉर्म में करते हैं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। भाई ये सारा हेडेक खत्म हो गया, बस इतनी ही मेन डेरिवेशन। और ये अब आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इस चीज को हमेशा याद रखना पड़ेगा। S2P माइनस S1P इज D साइन थीटा। S2P माइनस S1P D साइन थीटा, हमेशा याद रखिए इस चीज को। और अब वो कौन कौन सी थीटा की वैल्यूज होंगी जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स के लिए जो कंडीशन होती है इक्वेट करेंगे डी साइन थीटा। लगाइए क्या होगी अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फॉर CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहा गया था, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? प्लस माइनस n लैम्डा। पाथ डिफरेंस मतलब ये वैल्यू प्लस माइनस n लैम्डा, ये वैल्यू प्लस माइनस n लैम्डा। सो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस n लैम्डा बाई d। पॉजिटिव एंगल सेंटर के ऊपर की तरफ के लिए होगा और नेगेटिव एंगल सेंटर से नीचे की तरफ के लिए। जितने प्लस वाले एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन। और वो हाइपरबोला से बना के देखो ना, हाइपरबोला ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी। यस सर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कहा गया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो उससे जब आप देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2d 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d। यस सर। सो इससे हम पता लगाते हैं एंगुलर पोजीशंस, the angular positions of constructive interference and the angular position of destructive interference। और इसमें n ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है। फॉर एग्जांपल n0 उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नॉमेनक्लेचर से। अब n0 called as zero order
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। जीरो ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा n 0 पर। n को 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। n को 2 रखेंगे तो सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ऐसे ही यहां पर n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। n इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड ऑर्डर मिनिमा। क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द एंगल थीटा फॉर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। एंगल इनकी थीटा फॉर वैल्यू थर्ड 3 ऑर्डर मैक्सिमा, तो इस वाले फॉर्मूले में n को 3 रख देंगे। व्हाट इज द एंगल फॉर सेवेंथ ऑर्डर मिनिमा, तो मिनिमा वाले फॉर्मूले में डिस्ट्रक्टिव n को 7 पुट कर देंगे। ठीक है यहाँ तक? यस यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी, हाँ जी बोलो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी पकड़ना होगा आपको। फर्दर लास्ट के 1-2 पॉइंट्स बचे हैं बस। आपने जो वीडियो देखी है उसमें एक्सपेरिमेंट किस कलर की लाइट से किया गया था? रेड रेड। और एक्सपेरिमेंट दिखा था ना आपको, यस sir. जबकि एक्सपेरिमेंट विजिबल लाइट से हुआ है। यस सर। Yes. रेडियो वेव से तो करेंगे नहीं, अल्ट्रावायलेट रेस तो करेंगे नहीं, दिखेगा कैसे बंदा। तो विजिबल लाइट यूज करोगे। इसका मतलब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट है, ये तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट है, तो ऑब्वियसली जो लाइट यूज की गई होगी वो विजिबल लाइट यूज की गई होगी, जिसका वेवलेंथ किस ऑर्डर में होता है? लैम्डा की ऑर्डर विजिबल लाइट के केसेस 10 टू द पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम में चलता है, और ये जो डी है वो मिलीमीटर में चल रहा है, स्मॉल डी मिलीमीटर्स में। न्यूमरेटर 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में और डिनोमिनेटर 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर में। साइन थीटा का ऑर्डर क्या आएगा? 10 टू द पावर -7। साइन थीटा की वैल्यू 10 टू द पावर -7 के ऑर्डर में, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। मतलब ये जो एंगल्स मिलेंगे ना, ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे। तो मैथ की एक और लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी कि अगर ये थीटा बहुत छोटे एंगल्स हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा की लिमिट सेम होती है। और अब आप पॉइंट P की लोकेशन सेंटर से डिस्टेंस y के फॉर्म में भी लिख सकते हो, with approximation that sin theta can be written as tan theta. ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस में ये काम नहीं कर सकते जिन क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली आपसे ये कहा जाए कि लैम्डा की वैल्यू d/4 है, लैम्डा इज d/4। क्या तब भी ये अप्रोक्सीमेशन लगा दें कि साइन थीटा को tan थीटा कर देंगे? नो सर। नहीं तो ये अपने कॉमन सेंस का ध्यान रखिएगा। अगर एक्सपेरिमेंट में विजिबल लाइट, मतलब वो न्यूमेरिकल देखना होगा, अगर लैम्डा विजिबल लाइट वाला है तो हम साइन थीटा को tan थीटा लिखेंगे, कोई गलती नहीं कर रहे हैं इसमें। उस केस में पॉइंट P की लोकेशन एंगल के फॉर्म में बताने की बजाय डिस्टेंस y के फॉर्म में भी दे सकते हो, मतलब लीनियर पोजीशन बता सकते हो इंस्टेड ऑफ एंगुलर पोजीशन, उसकी लीनियर लोकेशन कि लीनियरली वो सेंटर से कितना ऊपर है।
और क्या लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन में, साइन थीटा को अगर टेन थीटा कर दें और टेन थीटा वाई बाय कैपिटल डी, वाई बाई कैपिटल डी, तो यही से वाई ऑफ nth मैक्सिमा अगर यहाँ पर टेन थीटा लिख दें और टेन थीटा को वाई अपॉन कैपिटल डी लिख दें तो ये प्लस माइनस लैम्डा बाई स्मॉल डी, लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। और सिमिलरली लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। ये मैक्सिमा मिनिमा ब्राइटनेस के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, वो इससे आएगा यहाँ पर टेन थीटा प्लस में y आएगा तो सेंटर के ऊपर है और माइनस में y आएगा तो सेंटर के नीचे। तो अभी तक फिलहाल ये लर्न हुआ है कि स्क्रीन के कौन कौन से पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कौन कौन से पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। उन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए थीटा का यूज कर सकते हैं या फिर y का यूज कर सकते हैं। मतलब ये पता लगाने के लिए कि स्क्रीन की कौन कौन सी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और स्क्रीन की कौन कौन सी लोकेशंस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लोकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड द लोकेशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ y, बट y के टर्म्स में लोकेशन जो आएगी वो तभी आएगी जब लैम्डा स्मॉल डी के कंपेयर में नेग्लेजिबल वैल्यू। इस रिजल्ट में लैम्डा और डी के बीच कोई आपस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा होना चाहिए कोई कम। इवन इफ लैम्डा इक्वल टू डी है तो भी ये रिलेशन होल्ड करेगी। एंगुलर पोजीशन जनरलाइज विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। तो ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट छापने से छाप तो लोगे ही, बट इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से आप लोकेशन स्पेसिफाई कर रहे हो उन पॉइंट्स की जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या उन पॉइंट्स की जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और दो तरीके हैं लोकेशन को बताने के, एक सेंटर से डिस्टेंस के फॉर्म में और एक S1 S2 के मिड पॉइंट से एंगल थीटा के फॉर्म में, जो कि हाइपरबोला का टेंजेंट है। ठीक हो गया यहाँ तक पूरा? और दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमास के बीच में जो डिस्टेंस आता है, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कंजिक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। कंजिक्यूटिव मतलब एक बार n और एक बार n+1, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास या फिर सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव मिनिमास। फ्रिंज विड्थ और डिनोट करते हैं इसको ओमेगा से। और ये कितना आएगा, दो सक्सेसिव मैक्सिमास या दो सक्सेसिव मिनिमास के बीच में जब डिफरेंस निकालोगे तो ये डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, दैट इज द फ्रिंज विड्थ पार्ट। सर वीडियो में उन लोगों ने जो ये फ्रिंज निकाला था उसमें उन लोगों ने मतलब कुछ मतलब 3-4 मैक्सिमा के बीच का सर ऐसे निकाला था, फिर तो स्लिट भी तो 4 है उसमें सर। वो फिर डिवाइड भी करा था ना उसको, लेकिन 4 का निकाल के डिवाइडेड अभी बाद में करेंगे, सुनो वो सब कुछ करेंगे, अभी रुक जाइए। फ्रिंज क्या होता है पहले ये तो बताओ, फ्रिंज विड्थ तो पढ़ रहे हो बट फ्रिंज क्या है? सर दो सक्सेसिव मैक्सिमास या फिर
मिनिमम नहीं, व्हाट इज फ्रिंज? फ्रिंज विड्थ तो पढ़ लिया, फ्रिंज है क्या? सर वो जो स्ट्रिप्स एक हैं ब्राइट स्पॉट है वो जैसे Fringe कोई एक- डार्क स्पॉट या एक स्क्रीन dark पे जो ब्राइट स्ट्रिप्स टाइप स्पॉट की के बनेंगी। तो बीच ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, फ्रिंज रिंगल भी होता है ज्योमेट्रिकल शेप है। ये लोकस होता है उन सभी पॉइंट्स का जो सेम पाथ डिफरेंस पे आते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पाथ डिफरेंस। और थोड़ी देर पहले से क्या डिस्कस हो रहा था हमारे डायग्राम्स में, वो लोकस क्या बन रहे हैं? हाइपरबोला फ्रिंजेस आर हाइपरबोलिक। बोला। अब ये लेकिन डिबेट वाला पॉइंट है, रुक जाइएगा, पूरा मत लिखिएगा क्योंकि अब यहाँ पर फंसते हैं हम लोग। लोकस निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे टफ पार्ट है। कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिन क्वेश्चन में लोकस पूछ देते हैं अब समझ नहीं आता क्या करें। इनफैक्ट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही टफ है, और खास तौर पे जब एलिप्स और हाइपरबोला आते हैं तो आप खुद अपने आप एक्सपीरियंस करो जाकर के कोनिक सेक्शंस में। तो फ्रिंज अभी एक्सप्लेन करना बाकी है, मैं फिर से बोला फ्रिंज को अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है बस, क्योंकि इसमें डिबेट वाला टॉपिक है। ये मैथ, इसमें मैथ चाहिए होगी हमें। डेफिनेशन लिख सकते हो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पाथ डिफरेंस। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पाथ डिफरेंस। बट ये लोकस हाइपरबोला बनेगा कि एलिप्स बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्किल बनेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और 3 से 4 बार जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, खाली यही पूछा जा चुका है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्रिंज, और ऑप्शन दिए थे उन्होंने। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखो आज, बाकी अपनी अगली क्लास में जब आप आओगे सैटरडे को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।